हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। चलिए आगे के स्पेस की बात करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं T3 स्पेस। ठीक है, हमने काफ़ी स्पेस पढ़ लिए हैं, तो आज चलिए शुरू करते हैं एक नया स्पेस। तो T3 स्पेस पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको रेगुलर स्पेस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो T3 स्पेस है वो दो स्पेस से बना हुआ है। एक है आपका रेगुलर स्पेस और एक है आपका T1 स्पेस। T1 स्पेस तो आपको मालूम है। अब हम देखेंगे कि रेगुलर स्पेस क्या होता है। तो मान लीजिए कोई xt एक टोपोलॉजी है। तो ये जो xt है इसको रेगुलर कब कहेंगे? xt इज रेगुलर इफ एंड ओनली फॉर एवरी t क्लोज्ड सेट f। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? क्लोज सेट की बात हो रही है कि हर एक क्लोज सेट के लिए एंड एवरी पॉइंट p डज नॉट बिलोंग्स टू f। हर क्लोज सेट f के लिए और ऐसे पॉइंट के लिए जो f में बिलोंग नहीं करता है, देयर एग्जिस्ट ये ओपन सेट्स g एंड h सच दैट कि f इज सबसेट ऑफ g एंड p बिलोंग्स टू h एंड g इंटरसेक्शन h इज एम्प्टी। क्या बोला उसने कि कोई भी आप क्लोज सबसेट ले लीजिए f, ठीक है, और f के अंदर जितने भी पॉइंट्स जो बिलोंग नहीं करते हैं उन पॉइंट्स की बात चल रही है। तो उस f के लिए और उस पॉइंट के लिए दो ओपन सेट ऐसे मिलने चाहिए g और h, इस तरह से कि एक ओपन सेट के अंदर तो वो f कंटेन्ड हो, यानी कि f इज कंटेन्ड इन g। ठीक है, और दूसरे ओपन सेट के अंदर आपका वो पॉइंट कंटेन करता हो, p बिलोंग्स टू h। प्लस ये दोनों जो ओपन सेट होंगे वो कैसे होंगे? डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये ऐसा स्पेस कैसा है? रेगुलर है। ठीक है ना, तो रेगुलर के अंदर जो डेफिनेशन है वो क्लोज सेट पर बेस्ड है कि आप कोई भी क्लोज सेट लीजिए उस टोपोलॉजी के अंदर और उस क्लोज सेट के साथ हमने वो पॉइंट्स जोड़ने हैं जो उसमें नहीं बिलोंग करते हैं। तो वो क्लोज सेट के लिए और उन पॉइंट्स के लिए हमारे पास ऐसे ओपन सेट मिलने चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है ना। अब देखिए T3 स्पेस क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि जो T3 स्पेस है वो किससे बना है? रेगुलर स्पेस से और T1 स्पेस से। कि रेगुलर T1 स्पेस इज कॉल्ड T3 स्पेस। ठीक है ना, तो T1 स्पेस आप लोगों को मालूम ही है, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि T1 स्पेस क्या होता है। कि अगर आप कोई भी डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो x से, मान लीजिए x कॉमा y ले लिया जो कि बराबर नहीं है x से, तो ऐसे दो ओपन सेट मिलेंगे आपके पास g और h इस तरह के कि x उस g में होगा लेकिन y g में नहीं होगा, और y उस h में होगा तो x उस h में नहीं होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि ऐसे ओपन सेट्स मिलने चाहिए जो इस पॉइंट को कंटेन करता हो और दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करता हो। ठीक है, और इस y के लिए ऐसा ओपन सेट मिलना चाहिए जो इसको कंटेन कर रहा है ऑब्वियसली और इसको कंटेन ना करता हो। जब ये दोनों प्रॉपर्टी मिल जाती हैं रेगुलर और T1, तो वो स्पेस बना देता है T3 स्पेस। ठीक है ना, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए कि T3 स्पेस जो है वो रेगुलर प्लस T1 है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में मत बिठाइएगा कि T3 स्पेस जो है वो रेगुलर है। ठीक है ना, तो वो एक एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि जो स्पेस जो है वो अगर T3 हुआ तो ऑब्वियसली रेगुलर तो होगा ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर वो रेगुलर है तो वो T3 भी होगा। उसका एक एग्जांपल है कि मान लीजिए आपका x है ABC, ठीक है, और टोपोलॉजी उसके ऊपर है MTABC, और ऑब्वियसली इसके अंदर जो है x भी आएगा। ठीक है ना, तो ये जो स्पेस है ये रेगुलर है लेकिन ये T3 नहीं है। ठीक है ना, अब वो कैसे? देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्पेस है ये, क्योंकि A का कॉम्प्लीमेंट है BC, तो A ओपन सेट है, BC ओपन सेट है, और ये A जो है वो क्लोज सेट भी है और ये भी क्लोज सेट है। ठीक है ना, तो ये ओपन भी है और क्लोज भी है। तो इस टोपोलॉजी के अंदर मैंने रेगुलरिटी की बात करनी है। ठीक है ना, तो रेगुलर में किसकी बात हो रही है? क्लोज सेट की बात हो रही है। तो इसके अंदर ए भी क्लोज सेट है और बी सी भी क्लोज सेट है ना। तो क्लोज सबसेट्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्लोज सबसेट कौन से हैं? ऑब्वियसली एक्स और एम्प्टी सेट तो है ही है, उसी के साथ बी सी और ए भी है। ठीक है, तो हम इन दो क्लोज सेट की बात करते हैं। तो अगर मैं कंसिडर करती हूँ क्लोज सेट कौन सा? बी सी लेती हूँ मैं। ठीक है ना, अगर मैंने बी सी ले लिया तो डेफिनेशन क्या कहती है? एवरी पॉइंट P डज नॉट बिलोंग्स टू F। अब बी सी के अंदर ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो बिलोंग नहीं करते? तो ऑब्वियसली आपके स्पेस के पास B और C, A B C हैं। ठीक है, इसके अंदर B C है, कौन सा पॉइंट नहीं करता है? A पॉइंट कंटेन नहीं करता। ठीक है,
तो ये क्लोज सेट हो गया, यानी कि ये आपका हो गया F, और A जो है इस F में बिलोंग नहीं करता है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसे ओपन सेट मिलते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एंड द आंसर इज यस। आपके पास जो है ओपन सेट मिलता है सिंगलटन सेट A और BC। देखो अब ये जो क्लोज सेट है ये इसी के अंदर बिलोंग करता है ना, ये काम कर रहा है एज अ F और ये काम कर रहा है एज अ ओपन सेट, ठीक है ना, दिस एक्ट एज अ ओपन सेट क्योंकि ये T का मेंबर है। प्लस जो A है वो भी ओपन सेट है और इसके अंदर A कंटेंट है, और ये जो दोनों ओपन सेट हैं BC और A, ये आपका काम कर रहा है एज अ G और ये काम कर रहा है एज अ H। अगर आप इस G इंटरसेक्शन H का इंटरसेक्शन लोगे तो वो कितना आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक क्लोज सेट के लिए डेफिनेशन ट्रू होगी है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी चल रही है, एवरी क्लोज सेट की बात चल रही है। तो आपने जो है इस A की भी बात करनी है ना। ए अब मैंने क्लोज सेट ले लिया है, तो ए के अंदर कौन कौन से पॉइंट नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ से दो कंडीशन आएंगी, एक बार जब बी नहीं है और एक बार जब सी नहीं है। जब बी नहीं है तो ऑब्वियसली आपके पास ऐसे दो ओपन सेट मिल रहे हैं ए और बी सी, इस तरह से कि इस ए को कंटेन करने वाला ये खुद ही है और इस बी को कंटेन करने वाला ये बी सी ओपन सेट है, और ये दोनों ओपन सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट है। सिमिलरली आप सी के लिए भी दिखा सकते हो कि जब सी इसमें नहीं है तो सी के लिए जो ओपन सेट होगा वो बी सी होगा, है ना। इसीलिए हर क्लोज सेट के लिए ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होती है, इसीलिए ये क्या है, एक रेगुलर स्पेस है। लेकिन ये स्पेस साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये जो है T1 स्पेस नहीं है। T1 होने के लिए क्या होता है कि आपके पास जो है, अगर आप कोई भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेते हो तो ऐसे ओपन सेट मिलने चाहिए कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ये वाले कंडीशन को, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका B और C दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट के लिए एक ही नेबरहुड है, वो है BC, है ना। तो इसीलिए ये जो स्पेस है ये T1 नहीं है, क्लियर है ना। सो बट इट इज़ नॉट T1 बिकॉज फॉर B, C belongings to X there exists no open set containing B but not C। ऐसा ओपन सेट आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर B होगा लेकिन C नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि BC खुद ही क्या है, एक ओपन सेट है। तो ये T1 नहीं हुआ, अब जो T1 नहीं हुआ तो ये T3 भी नहीं हुआ, है ना। तो ये जो स्पेस है ये रेगुलर तो है लेकिन T3 नहीं है, T1 ना होने की वजह से, क्लियर है। चलिए अब हम जो है रेगुलर का T3 स्पेस का एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बात करते हैं कि आपके जो यूजुअल टोपोलॉजी है वो एक T3 स्पेस है, ठीक है। यूजुअल टोपोलॉजी T1 स्पेस तो है ही, ठीक है ना, ये T1 स्पेस तो है ही, बस हमने इसको क्या दिखा देना है कि ये रेगुलर भी है, ठीक है। अब रेगुलर होने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोज सेट लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए F कोई U क्लोज सेट है, ठीक है, और X ऐसा पॉइंट है जो F में बिलोंग नहीं करता है। तो हमें क्या दिखाना होगा कि ऐसे दो ओपन सेट मिले जो एक इस F को कंटेन करता हो, एक इस X को कंटेन करता हो और आपस में कैसे वो डिसजॉइंट हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि आपका जो F है वो क्लोज्ड है, ठीक है, और X जो है वो F में नहीं जाता है। इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि आपका F क्लोज्ड है, दिस इम्प्लाइज कि F क्लोजर किसके बराबर होगा, F के बराबर ही होगा। अगर F में X नहीं जाता है तो आपका जो X है वो F क्लोजर में भी नहीं जाएगा। अगर वो F क्लोजर में भी नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो उसका एक्यूमुलेशन पॉइंट भी नहीं होगा। X में तो वो है, F में तो वो है ही नहीं, उसके क्लोजर में भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका X जो है वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। अगर X जो है वो F का लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा ओपन स्फीयर ज़रूर मिलेगा जिसका इंटरसेक्शन F के साथ कितना होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है ना। सो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट X माइनस एप्सिलॉन से लेकर X प्लस एप्सिलॉन, ये जो ओपन स्फीयर है इसका इंटरसेक्शन F के साथ कितना आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए। क्यों, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि हर नेबरहुड का F के साथ कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन में ज़रूर आए, लेकिन ये लिमिट पॉइंट नहीं है इसलिए हमेशा एम्प्टी आएगा, क्लियर है। मतलब ऐसा एक आपको मिल जाएगा जिसके साथ F का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम दो ओपन सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए वो क्या है, पहला ओपन सेट है आपका G, ठीक है ना। हमने बस इसी को क्या कर दिया, बाय 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। कुछ बुक्स में बाय 4 भी है, उससे भी हो ही जाता है ये। तो G ले लिया मैंने X माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से लेकर X प्लस एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि ये ओपन स्फीयर है और ओपन स्फीयर कैसे होते हैं, U ओपन होते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो G है ये कैसा है,
एक ओपन सेट है, यू ओपन सेट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, मैंने क्या ले लिया, एच ले लिया। एच के अंदर भी ओपन स्पीयर्स का यूनियन है। कैसा है, y माइनस एप्सिलॉन बाई टू, वाई प्लस एप्सिलॉन बाई टू, और ये y कहाँ से है, ये f के मेंबर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि f के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सब का जो ओपन स्पीयर है उनका यूनियन कर दिया। अब ये ओपन स्पीयर्स का यूनियन है, ओपन स्पीयर ओपन सेट होते हैं, तो इन सब का यूनियन भी क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे h भी कैसा है, ओपन है। बस यही वो दो ओपन सेट हैं जिनको हमने एग्जिस्ट कराना है, मतलब एग्जिस्ट तो हैं लेकिन वो वाली कंडीशन दिखानी है। तो इसमें तो एक चीज़ क्लियर है कि आपका जो x है इस g में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो x g में बिलोंग कर रहा है, प्लस ये जो है ये y माइनस एप्सिलॉन बाई टू, वाई प्लस एप्सिलॉन बाई टू, ये पूरे के पूरे f को कवर करते हैं। यानी कि पूरा ये जो f है ये इस h के अंदर आता है ना। तो f जो है वो h के अंदर आता है, क्लियर है ना। क्योंकि h के अंदर क्या है, h के अंदर f के सारे पॉइंट्स के ओपन स्पीयर्स का यूनियन है, ठीक है। तो h जो है वो बड़ा ही होगा लेकिन कभी छोटा नहीं हो सकता। सो f इज कंटेन्ड इन h। बस ये दो ओपन सेट हमको मिल गए, बस हमने ये दिखाना है कि ये g और h कैसे हैं, डिसजॉइंट है, ठीक है। अब हम इसको डिसजॉइंट कैसे दिखाएंगे, बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। मान के चलिए कि चलिए इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ है, मान लीजिए वो क्या है, वो z है, ठीक है। अब देखो, अगर z जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो z है वो g में भी जाएगा और z जो है वो h में भी जाएगा, ठीक है। अगर z जो है वो g में जाता है मतलब z किस में गया, x माइनस एप्सिलॉन बाई टू से लेकर x प्लस एप्सिलॉन बाई टू वाले ओपन स्पीयर में गया, ओपन इंटरवल में गया, सॉरी, ठीक है ना। वहाँ पे ओपन स्पीयर ओपन इंटरवल एक ही बात है। तो z जो है वो इस ओपन इंटरवल में गया और z जो है वो h में जाता है मतलब वो इसमें भी जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ओपन स्पीयर्स का ओपन इंटरवल का यूनियन है, तो किसी न किसी एक ओपन इंटरवल में ज़रूर जाएगा, कौन, z। तो z मान लीजिए y नॉट माइनस एप्सिलॉन बाई टू, वाई नॉट प्लस एप्सिलॉन बाई टू फॉर सम y नॉट बिलोंगिंग टू f, मतलब इस ओपन इंटरवल में से किसी एक में जाएगा, ठीक है। तो z जो है वो इसमें गया, z जो है वो इसमें गया। अब देखो ये एक तरह का ओपन स्पीयर है जिसका सेंटर क्या है, x है, और रेडियस क्या है, एप्सिलॉन बाई टू है, ठीक है ना। तो अगर कोई पॉइंट इसमें जाता है इसका मतलब क्या है कि इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन बाई टू से लेस होगा, है ना। तो z बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल, इसका मतलब है कि इस x और z के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन बाई टू से छोटा होगा। सो x माइनस z का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। उसी तरह से z जो है इस ओपन इंटरवल में जाता है जिसका सेंटर y नॉट है, रेडियस एप्सिलॉन बाई टू है। इसका मतलब ये हुआ कि z माइनस वाई नॉट, जेड माइनस वाई नॉट का जो डिस्टेंस है इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, जेड है। तो आप यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हो, है ना, कि x माइनस वाई नॉट को कैसे लिखा जा सकता है, x माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड माइनस वाई नॉट, ऐसा लिखा जा सकता है। माइनस जेड और प्लस जेड कर दिया मैंने, ठीक है। अब आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैं लिख नहीं रही हूँ, लिख देना आप, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ z माइनस वाई नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, x माइनस जेड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, है ना। तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू और ये भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, एप्सिलॉन आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x और वाई नॉट के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वाई नॉट कहाँ जाएगा, वाई नॉट ऐसे ओपन इंटरवल में जाएगा जिसका सेंटर x है और रेडियस एप्सिलॉन है। सो वाई नॉट बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन से लेकर x प्लस एप्सिलॉन, यानी कि वाई नॉट कहाँ गया, वाई नॉट इसमें बिलोंग कर गया, है ना। और जो कि क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों, वाई नॉट कहाँ का मेंबर है, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, क्योंकि आपका वाई नॉट जो है वो f का मेंबर भी है। तो यहाँ पे ये हुआ कि वाई नॉट इसका भी मेंबर है और f का भी मेंबर है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में जाएगा। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ठीक है ना, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। तो वाई नॉट इसमें नहीं जाएगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम लेके चले थे कि आपका g और h का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, ठीक है ना। इफ़ पॉसिबल लेट कि दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ पॉइंट है, ये हम गलत लेके चले थे। इसीलिए सही बात क्या है कि g और h का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। बस ये तो दिखाना था कि हमने RU को क्या दिखा दिया, रेगुलर स्पेस दिखा दिया। कोई भी एक क्लोज इंटरवल लिया, क्लोज्ड सेट लिया
और उसके लिए ये कंडीशन दिखा दी कि हाँ भाई ऐसे दो ओपन सेट मिलते हैं G और H, जिसमें X जाता है और जिसमें F जाता है और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। और आर यू तो आपका T1 स्पेस होता ही है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी दिखाई है, ठीक है ना। आप T1 स्पेस को पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये एग्जांपल मिल जाएगा। और इसीलिए क्योंकि ये T1 भी है, रेगुलर भी है, इसलिए ये एक T3 स्पेस है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम की जो आप एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सो XT इज़ रेगुलर if and only if for every point x belonging to capital X, every neighborhood n of x, there exists neighborhood m of x such that m closure is subset of n। क्या कहा उसने कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस जो है रेगुलर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आप उस कैपिटल एक्स में से कोई भी पॉइंट एक्स लेते हो और उसके लिए कोई भी नेबरहुड एन लेते हो, तो इस नेबरहुड के लिए एक दूसरा नेबरहुड एम ऐसा ज़रूर मिलेगा कि जिसका क्लोजर एन के अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। तो देखो ये जो नेबरहुड है एम ऑफ एक्स, इसका क्लोजर भी इसका नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स का नेबरहुड हो जाएगा। तो इसी चीज़ को एक और फॉर्म में कहते हैं कि एक्स टी इज रेगुलर इफ एंड ओनली इफ द कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज नेबरहुड ऑफ एक्स फॉर्म्स लोकल बेस एट एक्स। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि अगर आप एक्स का कोई भी नेबरहुड एन लेते हो तो उसके लिए एक क्लोज सेट मिल रहा है, क्लोज्ड नेबरहुड मिल रहा है जो एन के अंदर कंटेन्ड है। यानी कि अगर इन सब क्लोज्ड नेबरहुड का हम कलेक्शन करेंगे तो वो एक लोकल बेस बनाएगा, ठीक है ना। तो इन दो स्टेटमेंट का एक ही मतलब है। चलिए, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड लेके चलते हैं कि मान के चलते हैं कि आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस रेगुलर है और आपने ये कंडीशन शो करनी है, ठीक है। सो मान लीजिए एन कोई भी नेबरहुड है एक्स का, है ना। तो अगर एन नेबरहुड है तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एक ऐसा ओपन सेट ज़रूर मिलेगा जी सच दैट कि वो एक्स इसमें बिलोंग करे और जी जो है इस एन के अंदर कंटेन्ड हो, ठीक है ना। अब देखो जी क्या है, ओपन है, तो जी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, है ना। तो अगर एक्स जी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स जो है वो जी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। बस यहीं पे हमने रेगुलर वाली डेफिनेशन लगा देनी है कि ये बन गया है एक क्लोज सेट जिसके अंदर एक्स बिलोंग नहीं करता है ना। तो रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ऐसा है क्लोज सेट है उसमें कोई पॉइंट नहीं बिलोंग कर रहा है तो इनके लिए दो ओपन सेट एल और एम इस तरह से मिलेंगे। बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट एल एंड एम सच दैट कि इस क्लोज सेट को कंटेन करेगा ये एल और इस एक्स को कंटेन करेगा ये एम, यानी कि जी कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन एल एंड एक्स बिलोंग्स टू एम और दोनों कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि M और L में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि ना तो M L का सबसेट है ना तो L M का सबसेट है, ठीक है ना, ये सबसेट भी नहीं हो सकते। तो जो M है वो किस में कंटेन करेगा, वो L में तो नहीं कर सकता लेकिन L के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करेगा। मैं M की बात कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है ना, क्योंकि ये जो M होने वाला है ये यहीं से बनेगा, ठीक है। तो ये जो M है ये किधर कंटेन करेगा, L कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करेगा। तो दोनों तरफ मैं क्लोजर अप्लाई करती हूँ। तो आपको मालूम है कि इफ़ A इज सबसेट ऑफ B देन A क्लोजर इज सबसेट ऑफ B क्लोजर, है ना। तो M का क्लोजर इज सबसेट ऑफ L कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, लेकिन L आपका क्या है, L आपका ओपन है, तो L क्लोजर क्या हो गया आपका, क्लोज्ड हो गया। तो क्लोज्ड का अगर आप क्लोजर लोगे तो वो खुद ही आ जाएगा, है ना। सो M क्लोजर इज सबसेट ऑफ L कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए आप, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जो G कॉम्प्लीमेंट है वो L का सबसेट है ना। दोनों तरफ मैं कॉम्प्लीमेंट लगाती हूँ तो L कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट हो जाएगा, G कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि G का सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। और G किसका सबसेट है, G किसके अंदर कंटेंट है, आपके N के अंदर कंटेंट है ना। तो अल्टीमेटली जो L कॉम्प्लीमेंट है वो N के अंदर कंटेंट है। तो अब इन दोनों को मिक्स कीजिए। यहाँ पे क्या था कि आपका N कॉम्प्लीमेंट सॉरी M क्लोजर जो है L कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा था, कंटेन कर रहा था। यहाँ से क्या था कि फ्रॉम 1 and 2 M क्लोजर जो है वो किसके अंदर कंटेन कर रहा था, L कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। और सेकेंड वाले से क्या है कि जो L कॉम्प्लीमेंट है वो किसके अंदर कंटेन कर रहा था, N से कर रहा था। तो ये फ्रॉम 1 2 इन दोनों को मिक्स कीजिए तो आपका जो M का क्लोजर है वो किसके अंदर कंटेंट हो गया, N के अंदर कंटेंट हो गया, है ना। और N क्या था, N कोई भी नेबरहुड था। तो अगर आप X का कोई भी नेबरहुड N लेते हो तो उसके लिए एक
नेबरहुड M ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसका क्लोजर लेने पर वो उसके अंदर कंटेन्ड होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम रिवर्स लेके चलते हैं कि मान के चलते हैं कि ये कंडीशन होल्ड होती है और आपने क्या दिखा देना है कि उस केस में आपका स्पेस रेगुलर होगा। ठीक है ना, अब रेगुलर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी क्लोज सबसेट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो उस क्लोज सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो देखो, अगर x जो है वो f में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, है ना। अब देखो f आपका क्लोज्ड है तो f कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा जो x को कंटेन कर रहा है। ध्यान से देखिए कि कंडीशन क्या है कि अगर आप कोई भी नेबरहुड लेते हो x का तो उसके लिए एक दूसरा नेबरहुड ऐसा मिलेगा जिसका क्लोजर उसके अंदर कंटेन होगा। अब ये जो n की जगह लेगा वो कौन लेगा, वो आपका ये f कॉम्प्लीमेंट लेगा। ठीक है, तो f कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो गया, एक नेबरहुड हो गया जो x को कंटेन कर रहा है। तो इस कंडीशन के हिसाब से ये कंडीशन होल्ड होती है, तो इस हिसाब से एक आपके पास m नेबरहुड मिलेगा इस तरह से कि इसका क्लोजर f कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन्ड होगा, ये इसका सबसेट होगा बाय कंडीशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है ना, तो f कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, f हो जाएगा और m क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब देखिए आपका क्या है, m क्लोजर क्या है, एक क्लोज सेट है और इसका कॉम्प्लीमेंट m क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक ओपन सेट हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट मिल गया जो f को कंटेन कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको रेगुलर दिखाना है तो एक चीज़ तो हो गई, ये मिल गया, और एक m ऐसा ओपन सेट मिल गया जो x को कंटेन कर रहा है। तो एक m मिल गया, एक ओपन सेट m मिल गया जिसके अंदर x है, और एक ओपन सेट m क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट मिल गया जिसके अंदर f कंटेंट है। बस हमने क्या दिखा देना है कि इस m और m क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट ये दोनों डिसजॉइंट है। ठीक है, एक चीज़ तो आपको मालूम है कि m इंटरसेक्शन m क्लोजर कैसा होता है, एम्प्टी होता है ना। सेट क्या है, m आपका है एक ओपन सेट और m कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपका क्लोज सेट है। तो आप इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो, m क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों डिसजॉइंट हो गए। तो हमारे पास दो ऐसे ओपन सेट मिल गए, m और m क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट सच दैट कि एक में f कंटेंट होता है और दूसरा x को कंटेंट करता है, इसीलिए आपका जो स्पेस है वो कैसा हो गया, रेगुलर हो चुका है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की कि हर T3 स्पेस जो है वो T2 स्पेस होता है लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट थियरम है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और समझने के लिए भी है कि आपका T3 स्पेस जो है, देखो T3 स्पेस के डेफिनेशन में T1 स्पेस भी आता है ना। तो T3 स्पेस इम्प्लाइज T1 स्पेस, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन जो T3 स्पेस है वो जो है आपका T2 स्पेस भी इम्प्लाई करता है ना, और T2 स्पेस आपका जो है T1 स्पेस भी इम्प्लाई करता है। ठीक है, तो हम फिलहाल ये देखेंगे कि जो T3 स्पेस है वो T2 स्पेस को इम्प्लाई करता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी कोई टोपोलॉजी XT है और वो T3 स्पेस है ना। अब मुझे इसी चीज़ को जो है T2 स्पेस भी लेके चलना हो और T2 स्पेस प्रूव करना है, तो मुझे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेके चलने होंगे। ठीक है ना, x, y सच दैट कि x और y डिस्टिंक्ट है, b पॉइंट्स ऑफ x। अब डेफिनेशन क्या कहती है T3 स्पेस की कि वो T1 स्पेस भी है ना। तो बाय डेफिनेशन इट इज़ T1 स्पेस। अब T1 स्पेस है तो T1 स्पेस में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि T1 स्पेस के अंदर जो सिंगलटन सेट होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, और जिसके अंदर सिंगलटन सेट क्लोज्ड होते हैं वो T1 स्पेस होते हैं। इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन थी। तो डेफिनेशन कहती है कि T3 मतलब T1 स्पेस भी होता है उसके अंदर। तो T1 स्पेस के अंदर सिंगलटन सेट कैसे होते हैं, क्लोज सेट होते हैं। ठीक है, और इस सिंगलटन क्लोज सेट x के अंदर y नहीं आता है, और आपका जो स्पेस है वो T3 स्पेस है। T3 स्पेस है यानी कि वो रेगुलर स्पेस भी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लोज सेट के लिए जिसके अंदर y पॉइंट नहीं जाता है, तो रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि आपके पास ऐसे दो ओपन सेट मिलेंगे G और H इस तरह से कि एक के अंदर G के अंदर जो है ये क्लोज सेट x जाएगा, ठीक है, और दूसरे ओपन सेट H के अंदर ये पॉइंट y जाएगा। ठीक है ना, y बिलोंग्स टू H, और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, हमने लिया क्या था, हमने ये देखो अगर सिंगलटन सेट x G में जा रहा है मतलब x G में जा रहा है।
ठीक है, और y जो है वो h में जा रहा है और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? दिस इज डेफिनेशन ऑफ हॉर्सडॉर्फ स्पेस, यानी कि T2 स्पेस, कि अगर आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो तो उनके लिए दो ओपन सेट ऐसे मिलेंगे कि एक में एक कंटेंट होगा, दूसरे में दूसरा पॉइंट होगा और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। ठीक है, तो बस दिखा दिया हमने। तो देखो इसमें T3 स्पेस में दोनों पॉइंट्स की मदद से हमने ये चीज़ दिखाया है कि T2 स्पेस भी होता है। एक तो ये पॉइंट कि ये T1 स्पेस है तो सिंगलटन सेट क्लोज्ड है, प्लस ये क्लोज सेट है तो यहाँ पे हमने रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन लगा दी है ना। चलिए अब देखते हैं कि इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब ये है कि अगर कोई स्पेस T2 है, ज़रूरी नहीं है वो T3 भी होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल भी नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो मान लीजिए फैमिली ऑफ ओपन सेट्स ऑन R एज द सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स कंटेनिंग नॉन ज़ीरो। क्या कहा है इसने कि हम एक टोपोलॉजी बना रहे हैं, किसके ऊपर? R के ऊपर। ठीक है, अब आपको कई बार बुक में जो है ओपन इंटरवल की जगह यूजुअल टोपोलॉजी भी लिखी जा सकती है वहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है समझने के लिए इंटरवल के रूप में दिखा रही हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ओपन सेट कौन से हैं? इंटरवल्स हैं, ओपन इंटरवल्स हैं जब पॉइंट्स नॉन ज़ीरो होंगे। ठीक है, जब पॉइंट्स नॉन ज़ीरो होंगे। और अगर हमने ज़ीरो का ओपन सेट देखना है, ठीक है ना, तो उस केस में उसका रूप कैसा होगा? -a से लेकर a -1/n। कहने का मतलब ये है कि देखो -a से लेकर a के बीच में ज़ीरो आएगा और इस इंटरवल में से हमने 1/n वाले पॉइंट्स निकाल देने हैं। ठीक है, तो ऐसा सेट। तो ध्यान रखिए इसमें एक है ओपन इंटरवल, है ना, जब आपके पॉइंट्स नॉन ज़ीरो होंगे, मतलब उन ओपन इंटरवल्स के अंदर ज़ीरो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। और जब आपका पॉइंट ज़ीरो होगा तो उस केस में जो ओपन सेट होगा वो इस तरह का होगा। आप देख सकते हैं कि ऐसे कलेक्शन ऑफ सेट जो है वो टोपोलॉजी बनाती है। ठीक है, वो मैं शो नहीं करूँगी, मैं ये शो करूँगी कि ये T2 है लेकिन T3 नहीं है। क्लियर है? अब हम ये शो करेंगे कि हाँ ये जो स्पेस है ये T2 स्पेस है। T2 स्पेस कैसे है कि मान लीजिए दो पॉइंट ले लिए मैंने, x, y डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए। ठीक है, और मान लीजिए उन दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है ना, x और y जो है वो ज़ीरो नहीं है, इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए एप्सिलॉन है। तो ये तो सिंपल सी वही बात हो गई जो हम यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर बात करते हैं कि आप g जो है कैसा बना सकते हो? x माइनस एप्सिलॉन बाई टू, एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई टू, और h बना सकते हो y माइनस एप्सिलॉन बाई टू, वाई प्लस एप्सिलॉन बाई टू। ऑब्वियसली एप्सिलॉन इज डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। तो आप g और h को पाएंगे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, ये जो हम यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ओके, जब आपका डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और दोनों में कोई भी ज़ीरो नहीं है तो उस केस में g और h आपको ऐसे मिलेंगे कि ये इसके नेबरहुड होंगे x और y के, और आपस में कैसे होंगे? डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, मान लीजिए इनमें से कोई भी एक पॉइंट ज़ीरो हो जाता है, तो उस केस में देखिए हम क्या करेंगे। उस केस में हमारा जो देखो x हो गया है ज़ीरो, है ना, x अगर ज़ीरो हो गया तो उस केस में हमारा जो क्या कहते हैं ओपन इंटरवल बनने वाला है वो इस रूप का बनने वाला है। ठीक है ना, -a से लेकर a -1/n। तो वो हम कैसे बनाएंगे? देखो ये मैं बनाऊंगी g इज इक्वल टू माइनस वाई का मॉड बाई टू से लेकर y का मॉड बाई टू। ठीक है, ये अब कैसे आया? देखो जैसे कि x माइनस वाई का मॉड था 3। अब देखो x अगर ज़ीरो हो जाएगा, इफ़ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो उस केस में आपका y का मॉड कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे x की जगह ज़ीरो रखा है और एप्सिलॉन की जगह मॉड y लिखा है। ठीक है ना, तो यही वाला मैंने बना दिया, बस इसमें से मैंने 1/n वाली टर्म्स माइनस कर देनी है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ऐसी है कि ज़ीरो का जो नेबरहुड होगा उनका रूप ऐसा होगा। क्लियर है? तो आपका g क्या हो गया? माइनस वाई का मॉड बाई टू, वाई का मॉड बाई टू माइनस 1/n। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं, और h मैं वही रखूँगी, h सेम है, यही वाला h है। ठीक है, बस मैंने g को चेंज कर दिया, और आप ये पाएंगे कि ये g और ये h का इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी आएगा। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा समझा सकती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने y की जगह -2 ले लिया है। ठीक है ना, तो और एप्सिलॉन की जगह 1/2 ले लिया,
तो देखो जैसे -2 और माइनस एप्सिलॉन बाई 2 की जगह -1/2 कर दिया, तो ये हो जाएगा -2.5, ठीक है। और -2 + 1/2, यहाँ की जगह -2, ये 1/2 हो गया, तो ये -1.5, ये आपका एक, ये क्या आ गया आपका h आ गया, क्लियर है। और यहाँ पे मैं बात करती हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, y आपका क्या है -2 है ना, तो उसका मॉड 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका -1 से लेकर 1, ये वाला इंटरवल बन जाएगा। और इसमें से आपने क्या कर देना, ये पॉइंट्स हटा देने, -1/n, इसमें से जो ऐसे 1/n वाले पॉइंट्स हैं वो सब हटा देने। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में हमेशा क्या रहने वाला है, एम्प्टी रहने वाला है। यानी कि अगर आप x = 0 लेते हो तो भी आप g और h ऐसे फाइंड कर सकते हो कि उन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए, और ये जो g होगा ये आपका x का नेबरहुड होगा, और जो h होगा वो y का नेबरहुड होगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से आप ये कह सकते हो कि आप जब भी डिस्टिंक्ट पॉइंट लोगे तो उस केस में आपको हमेशा ऐसे 2 ओपन सेट मिलेंगे, डिसजॉइंट ओपन सेट मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो RT है वो T2 स्पेस है, लेकिन ये T3 स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए आप x = 0 लेते हो और क्लोज सेट लेते हो आप यहाँ पे f = 1/n। आपको मालूम है कि 1/n ये जो डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ये क्लोज्ड होते हैं, ठीक है ना। आप क्योंकि जैसे कि 1 ले लिया, फिर 1/2 ले लिया, इन सब का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ओपन इंटरवल्स का यूनियन आएगा, है ना। तो 1/n का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो एक ओपन सेट आएगा, इसीलिए 1/n जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है। हाँ, तो मैंने पॉइंट ले लिया x = 0 और f = 1/n। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो x = 0 है वो इसमें बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। और इस केस में अगर आप h लेते हो -a से लेकर a -1/n जो हमारा है, तो इसके लिए कोई भी ऐसा ओपन सेट G नहीं मिलता है जिसके अंदर ये f कंटेंट हो, ठीक है ना। 0 तो इस h में बिलोंग करता है, मतलब 0 के लिए तो ओपन सेट मिल गया, लेकिन इस क्लोज सेट के लिए ऐसा ओपन सेट नहीं मिला है जिसके अंदर ये क्लोज सेट बिलोंग करे, रेगुलर स्पेस नहीं बनाता है ये, क्लियर है ना। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो स्पेस है ये T3 स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो T3 स्पेस होता है वो T2 भी होता है, T2 T1 भी होता है, तो T3 जो है वो T2 भी होता है, T1 भी होता है, लेकिन इनका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि आपकी जो द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पेस बीइंग रेगुलर स्पेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। बड़ा आसान है कि अंडर होम्योमॉर्फिज्म जो रेगुलरिटी है, यानी कि जो रेगुलर वाली प्रॉपर्टी है वो प्रिजर्व रहती है, ठीक है। तो मान लीजिए एक फंक्शन है xt से लेकर yb के बीच में, और आपका जो xt है वो कैसा है, रेगुलर स्पेस है, और आपका फंक्शन कैसा है, होम्योमॉर्फिज्म है, ठीक है। ये आई थिंक सो पहली बार यहाँ पे फंक्शन का होम्योमॉर्फिज्म यूज़ हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हम कुछ टर्म्स यूज़ कर रहे थे, जैसे कि f कंटिन्यूस है, 1 है, ऑन टू है। आज इसका पूरा यूज़ होने वाला है कि f जो है होम्योमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि आपका जो yb होगा ये भी कैसा होगा, रेगुलर होगा। तो yb को रेगुलर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ से एक क्लोज सेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए f कोई v क्लोज सबसेट है y का, और q जो है इस f में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना। तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि मान लीजिए q जो है वो f में बिलोंग नहीं करता है। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास yb के अंदर 2 ऐसे ओपन सेट मिलने चाहिए, एक के अंदर q होना चाहिए, एक के अंदर f होना चाहिए, और दोनों डिसजॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि आपका फंक्शन 1 और ऑन टू है, तो हर इमेज का प्री इमेज होगा। जैसे कि q है तो वो इस yb में बिलोंग करता है, तो इसका प्री इमेज यहाँ पे ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आपका फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि एक p आपको x में इस तरह से मिलेगा जिसका इमेज q होगा, यानी कि f (p) = q, ठीक है। और क्योंकि आपका 1 ऑन टू है तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, सो p = f इन्वर्स q, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अगर f जो है वो यहाँ पे क्लोज्ड है तो इसका इन्वर्स यहाँ पे भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। क्यों क्लोज्ड होगा, क्योंकि फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म है, इसीलिए कंटिन्यूस है, इसीलिए क्लोज सेट का इन्वर्स इमेज भी क्लोज्ड आएगा, ठीक है। सो f इन्वर्स ऑफ कैपिटल F इज T क्लोज बिकॉज f इज कंटिन्यूस, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, क्योंकि आपका q जो है वो f में नहीं जा रहा है, तो f ऑफ q भी जो है वो q जो है वो f में नहीं जा रहा है, इसलिए आपका f इन्वर्स q जो है वो f इन्वर्स f में नहीं जाएगा, ठीक है। और f इन्वर्स q है p,
और एफ इनवर्स एफ क्या है, क्लोज सेट है किसके अंदर, एक्स टी के अंदर। ठीक है, अब हम इसका यूज़ करेंगे। ये क्या बन गया है, क्लोज सेट बन गया है। कैसा, टी क्लोज्ड सेट बन गया है जिसके अंदर पी बिलोंग नहीं करता है। तो यहीं पर अब हम रेगुलर होने की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्स टी आपका रेगुलर है और आपका एफ इनवर्स एफ क्या है, एक क्लोज सेट है जिसके अंदर पी बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के लिए दो ओपन सेट ऐसे मिलेंगे, टी ओपन सेट ऐसे मिलेंगे, जी और एच, इस तरह से कि एक में तो पी जाएगा और दूसरे में एफ इनवर्स कैपिटल एफ जाएगा। तो जी और एच इस तरह से मिले, एक में पी बिलोंग कर गया और दूसरे वाले में एफ इनवर्स कैपिटल एफ जो है वो एच में बिलोंग कर गया, और दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट है। ठीक है, अब आपका जो P है वो G में बिलोंग कर रहा है, तो एफ ऑफ P किस में बिलोंग करेगा, एफ ऑफ G में बिलोंग करेगा। और एफ ऑफ P है क्या, Q है, तो यानी कि Q किस में बिलोंग कर दिया, एफ ऑफ G में बिलोंग कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि G क्या है आपका, G ओपन है ना, G ओपन है तो एफ ऑफ G भी क्या होगा, ओपन होगा। कैसा ओपन होगा, V ओपन होगा, V ओपन। क्यों होगा, क्योंकि F आपका क्या है, होम्योमॉर्फिज्म है, तो F कैसा है, F इज ओपन मैपिंग है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या मिल गया, एक ओपन सेट मिल गया जिसके अंदर Q बिलोंग कर रहा है। तो हमारा एक काम तो हो चुका है कि हमने Q नॉट इक्वल टू F लिया था, तो इस YV टोपोलॉजिकल स्पेस में Q के लिए एक ओपन सेट मिल गया एफ ऑफ जी जिसके अंदर Q बिलोंग कर रहा है। अब हमने क्या ढूंढना है, एक ऐसा ओपन सेट जिसके अंदर F बिलोंग करे। ठीक है, तो देखो यहाँ से F इनवर्स कैपिटल F जो है वो H में कंटेन कर रहा है, तो दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे, फंक्शन अप्लाई कर देंगे। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ हो जाएगा, और एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच हो जाएगा, है ना। तो एफ किसके अंदर बिलोंग कर गया, एफ ऑफ एच, और फिर से वही एफ ऑफ एच क्या है, इस वी ओपन है ना, क्योंकि फंक्शन आपका क्या है, ओपन मैपिंग है। यानी कि इस क्लोज सेट के लिए भी इस y के अंदर हमारे पास एक ओपन सेट मिल गया जिसके अंदर f कंटेंट है। बस अब हमने क्या दिखाना है कि ये दो सेट हमने निकाले हैं, एफ ऑफ जी और एफ ऑफ एच, ये दोनों एम्प्टी है, सॉरी ये दोनों डिसजॉइंट है। तो आपको ये चीज़ तो मालूम है कि जी और एच कैसे है, डिसजॉइंट है। ठीक है, तो इनका फंक्शन भी कैसा होगा, डिसजॉइंट होगा, मतलब इनकी इमेज भी डिसजॉइंट होगी। अब क्योंकि फंक्शन आपका क्या है, 1 1 ऑन 2 है, f इज़ 1 1 ऑन 2, तो उस केस में आप जो है इस तरह से इसको सेपरेट कर सकते हो। तो f ऑफ g इंटरसेक्शन h को लिखा जा सकता है f ऑफ g इंटरसेक्शन f ऑफ h, जो कि क्या है, एम्प्टी है। तो बस हो गया, f ऑफ g और f ऑफ h कैसे हैं, डिसजॉइंट है। आप इनको नाम दे सकते हो, f ऑफ g को हमने नाम दिया g1, एफ ऑफ एच को नाम दिया h1, जो कि कैसे हैं, वी ओपन, ये भी वी ओपन, इस तरह के वी ओपन कि इस जीवन में आपका Q जाता है ना, Q इस जीवन में जाता है और आपका कैपिटल F जो है इसमें कंटेंट है, किसमें, H1 में कंटेंट है, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है। इसीलिए आपका जो YV है वो भी कैसा है, रेगुलर स्पेस है। चलिए अब बात करते हैं कि आपकी जो रेगुलरिटी है क्या वो हेरिडेटरी स्पेस है, और जी हाँ ये हेरिडेटरी स्पेस है। अब इसका जो प्रूफ है वो अब तक आप लोगों ने जितने भी प्रूफ देखे हैं उनमें से सबसे डिफरेंट प्रूफ है इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजर की बात होने वाली है। प्रूफ आसान है लेकिन अलग है। मान लीजिए कि एक्स टी आपका रेगुलर स्पेस है और वाई टी वाई इसका सब स्पेस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस वाई टी वाई, इसको हमने रेगुलर कैसे दिखाना है कि अगर मैं इसके अंदर एक f कैसा क्लोज सेट लेती हूँ, टी वाई क्लोज सेट लेती हूँ और एक पॉइंट लेती हूँ जो इस f में बिलोंग नहीं करता है, q, तो हमको जो है इस वाई टी वाई के अंदर ऐसे ओपन सेट मिलने चाहिए जिसमें Q बिलोंग करता हो, दूसरे वाले में F कंटेंट हो और दोनों डिसजॉइंट हो। ठीक है, ये चीज़ हमने शो करनी है। अब देखो आपको ये चीज़ मालूम है, ये प्रॉपर्टी की जो क्लोजर ऑफ F होता है इन Y वो किसके बराबर होता है, क्लोजर ऑफ F इन X इंटरसेक्शन Y। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है क्लोजर की कि Y के अंदर जो क्लोजर होता है वो किसके बराबर होता है, X के अंदर जो क्लोजर है उसका इंटरसेक्शन हम Y के साथ लेते हैं। लेकिन आपका F क्या है, T क्लोज सेट है, तो क्लोजर ऑफ F इंड Y जो है वो F के बराबर आएगा। ठीक है ना, बिकॉज आपका F क्या है, F इज़ टी वाई क्लोज्ड, तो उस केस में आपका जो है F क्लोजर जो F का जो क्लोजर होगा Y के अंदर वो F के ही बराबर आएगा।
ठीक है ना। तो इसकी जगह मैं सिर्फ क्या लिखूंगी, एफ लिखूंगी। सो एफ इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ एफ इंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की। क्यू पॉइंट आपका एफ के अंदर नहीं है और एफ किसके बराबर है, क्लोजर ऑफ एफ इंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो इसका मतलब है क्यू जो है वो इसमें भी नहीं जाएगा, एफ का क्लोजर एक्स के अंदर इंटरसेक्शन वाई में भी नहीं जाएगा। अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा है तो क्यू जो है ना, क्यू जो है वो इस क्लोजर ऑफ एफ इंड एक्स में नहीं जाएगा। क्यू जो है वो वाई का मेंबर है, क्योंकि आपका Q अगर F में नहीं है तो Q कहाँ जाएगा, F किसका सबसेट है, Y में जाएगा। तो Q अगर F में है तो ऑब्वियसली Q Y में तो होगा ही, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है, मतलब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका Q जो है वो क्लोजर ऑफ F इन X में नहीं जाएगा। अब देखो क्लोजर ऑफ F इन X क्या होगा, एक क्लोज सेट होगा। ठीक है, तो क्लोजर ऑफ F इंड X एक T क्लोज सबसेट है और Q जो है इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अब आप यहाँ पे जो है XT का रेगुलर होने की डेफिनेशन लगा सकते हो कि XT आपका रेगुलर है ना। तो ये क्लोज सेट है और Q इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है, मतलब दो ऐसे ओपन सेट G और H मिलेंगे किसके अंदर, XT के अंदर, सच दैट कि एक में आपका Q जो है आपका G में बिलोंग करेगा, ये Q जो है वो G में बिलोंग करेगा, और जो क्लोजर ऑफ F इंड X है वो उस H में कंटेंट होगा, और दोनों कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, अब इन्हीं की मदद से हमने जो है वो दो ओपन सेट निकालने हैं। अब देखो Q जो है वो G के अंदर है और Q जो है वो Y के अंदर भी है ना, क्योंकि Q जो है वो F से बिलोंग कर रहा है और F जो है वो Y का सबसेट है, तो ऑब्वियसली Q जो है वो Y के अंदर भी बिलोंग करेगा। तो Q जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, G इंटरसेक्शन Y। अब देखो G क्या है, G है आपका, G इज T ओपन, है ना। तो G इंटरसेक्शन Y क्या हो गया आपका, TY ओपन हो गया। तो हमें यहाँ पे जो है एक TY ओपन सेट मिल गया है जिसके अंदर Q बिलोंग कर रहा है। तो एक चीज़ तो हमारी गेन हो चुकी है। अब दूसरा ये देखिए कि क्लोजर ऑफ F इंड X ये किस में बिलोंग कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर मैं दोनों तरफ Y का इंटरसेक्शन लेती हूँ तो क्लोजर ऑफ F इंड X इंटरसेक्शन Y किस में बिलोंग करेगा, किस में कंटेंट होगा, H इंटरसेक्शन Y में कंटेंट होगा। और ये क्या चीज़ है, ये हमारा F है, तो F किस में कंटेंट हो गया, H इंटरसेक्शन Y। यही रीज़न से आप ये कह सकते हो कि H आपका T ओपन है, तो H इंटरसेक्शन Y ये क्या है आपका TY ओपन है। ठीक है ना, तो Q के लिए और F के लिए, इस Q के लिए और F के लिए हमारे पास TY ओपन सेट मिल चुके हैं। एक है G इंटरसेक्शन Y, एक है H इंटरसेक्शन Y, सच है दैट कि G इसमें बिलोंग करता है, Q इसमें बिलोंग करता है और F इसके अंदर कंटेंट है। बस अब हमने क्या दिखाना है कि ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है। ठीक है, तो G इंटरसेक्शन Y और H इंटरसेक्शन Y का इंटरसेक्शन लीजिए आप, तो यहाँ पे आप जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिवर्स वाली लगा सकते हो, मतलब कॉमन ले सकते हो इंटरसेक्शन Y। तो G इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Y, तो ये क्या है, दिस इज एम्प्टी, ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है, दिस इज एम्प्टी, और एम्प्टी का इंटरसेक्शन विद Y इज एम्प्टी सेट। तो ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, डिसजॉइंट है। बस ये तो दिखाना था कि हमारे पास G1 मिल गया है, इसको नाम दे दीजिए, G इंटरसेक्शन Y को G1, H इंटरसेक्शन Y को H1। तो G1 और H1 ऐसे TY दो ओपन सेट मिल गए हैं हमको जो कि आपस में डिसजॉइंट है, और Q G1 के अंदर बिलोंग करता है, F जो है वो H1 के अंदर कंटेंट है, और इसीलिए आपकी रेगुलरिटी जो है वो एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो रेगुलरिटी है वो एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है, आपके जो T1 है वो भी एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि आपका जो T3 वाला है वो भी एक हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम इसीलिए सिर्फ रेगुलरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम देखते हैं कि एवरी कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस इज T3। क्या कह रहा है, कोई भी कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस जो है वो T3 होगा। तो T3 दिखाने के लिए हमने दो चीज़ें दिखानी है, एक है कि वो रेगुलर, दूसरा है वो T1। अब देखो आपका अगर वो हाउसडॉर्फ है तो T1 तो ज़रूर होगा। तो हमने सिर्फ बात किसकी करनी है, बात करनी है हमने रेगुलर होने की। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और आसान है मतलब। तो XT जो है आपका हाउसडॉर्फ है, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि इट इज़ T1।
बस हमें क्या शो करना है, जस्ट टू शो इट इज़ रेगुलर। अब रेगुलर शो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक क्लोज सबसेट लेना होगा। तो मान लीजिए एफ मैंने क्लोज सबसेट ले लिया है और एक कोई भी आर्बिट्ररी ऐसा पॉइंट ले लिया है पी जो एफ में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना। अगर पी जो है वो एफ में बिलोंग नहीं करता है तो वो कहाँ बिलोंग करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में, और इसने क्या होना है, एक ओपन सेट होना है, ठीक है। अब आपका एक्स क्या है, हॉसडॉर्फ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम एफ ले रहे हैं, एफ ले रहे हैं और ऐसे पॉइंट्स ले रहे हैं जो एफ में बिलोंग नहीं करते, मतलब एफ के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करते हैं। तो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एफ, हमने वो पॉइंट ले लिए जो एफ में बिलोंग कर रहे हैं और वो पॉइंट ले लिया पी, अभी हम फिक्स्ड कर रहे हैं पी को, वो पॉइंट ले लिया जो एफ में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो एक्स और ये पी होंगे ये कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। अगर वो हॉसडॉर्फ है तो क्या होगा कि इस x और p ये कैसे होने वाले हैं, x नॉट इक्वल टू p होने वाला है, और आपका स्पेस हॉसडॉर्फ है, इसीलिए इस x और p के लिए दो ओपन सेट ऐसे ज़रूर मिलेंगे कि एक के अंदर x जाएगा, दूसरे के अंदर p जाएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो ओपन सेट gx और hx मिलेंगे। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भले ही ये x लिखा है, लेकिन जो gx है वो किसका नेबरहुड है, वो p का नेबरहुड है, और hx वो x का नेबरहुड है, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई अगर ये p है तो यहाँ पे gp क्यों नहीं लिखा, वो इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हम p फिक्स्ड कर रहे हैं, और p का जो ये p का जो ये ओपन सेट है ये किसके रिलेटिव है, इस x के रिलेटिव है, ठीक है ना। अगर मैं f के अंदर मान लीजिए x2 लेती हूँ तो इस x2 के लिए कौन सा ओपन सेट मिलेगा p के लिए, तो वो हम कैसे दिखाएंगे, gx2 से दिखाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं x2 मान लीजिए वो f से लेती हूँ तो उसके लिए जो ओपन सेट मिलेगा उसको हम दर्शाएंगे gx2, जिसके अंदर ये p बिलोंग करेगा। तो इस p के लिए जो ओपन सेट हैं वो चेंज होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स ऑफ f, ठीक है ना। f में आप पॉइंट्स चेंज करते जाओगे तो p के लिए अलग अलग ओपन सेट मिलेंगे, क्लियर है ना। इसीलिए हम यहाँ पे g ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं, ना कि g ऑफ p से, ठीक है। चलिए, तो आपका x हॉसडॉर्फ है, x और p कैसे पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट है। x जो है वो f में बिलोंग करता है, p जो है वो f में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो gx जो है वो p के लिए एक ओपन सेट मिलेगा और hx जो है वो x के लिए एक ओपन सेट मिलेगा, सच दैट कि p इसमें बिलोंग करेगा, x इसमें बिलोंग करेगा, और दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो x हैं ये सारे कहाँ के हैं, f से बिलोंग कर रहे हैं। ये hx क्या है, ओपन सेट है। तो अगर मैं इन सारे ओपन सेट का कलेक्शन करूँगी तो वो f का क्या बना देंगे, ओपन कवर बना देंगे, क्लियर है ना। तो बस इन सब का मैंने कलेक्शन कर लेना। तो c मैंने क्या बना दिया, एक ये क्या है, एक कलेक्शन है। कलेक्शन किसका है, ऐसे एच एक्स का है, जहाँ पे एक्स कहाँ से बिलोंग करे, एफ से बिलोंग करे। तो एफ के अंदर जितने भी एक्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी ओपन सेट्स हैं उन सब का कलेक्शन कर दिया। तो ये क्या बना देगा, ये एक ओपन कवर बना देगा एफ के लिए, ठीक है। अब देखो हमारा स्पेस क्या है, कॉम्पैक्ट है, और एफ क्या है, इसका क्लोज सेट है। तो आपको मालूम है कि कॉम्पैक्ट स्पेस का क्लोज सबसेट भी कॉम्पैक्ट होता है ना। सो एफ इज क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस। दिस इम्प्लाइज कि एफ भी कैसा है, कॉम्पैक्ट है। एफ कॉम्पैक्ट है मतलब इसके पास फाइनाइट सब कवर होगा, ठीक है ना। तो इसके पास ये कवर था, एफ के अंदर कैसे भी आर्बिट्ररी पॉइंट्स, इन्फिनाइट पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन इसका जो है फाइनाइट सब कवर होगा क्योंकि आपका एफ कैसा है, कॉम्पैक्ट है। तो इसी में से कुछ हमारे फाइनाइट कवर मिलने वाले हैं, उनको हम नाम देंगे hx1, hx2, hx3, इस तरह से। तो कहाँ तक होगा ये, hxn तक होगा। कुछ फाइनाइट पॉइंट होंगे जिनके ऊपर ये ओपन सेट hxi क्या करेंगे, इस f को कवर करेंगे, यानी कि f किस में बिलोंग करेगा, यूनियन ऑफ ऑल दीज hxi, ठीक है ना, वेयर ईच hxi इज ओपन सेट कंटेनिंग xi, क्लियर है। अच्छा, अब मैं इसी को नाम देती हूँ, इस यूनियन ऑफ xi को ही हम क्या नाम देते हैं, h नाम देते हैं, क्लियर है। अब देखिए, देखो जो आपका hx1 है उसके रिलेटिव में p का कौन सा ओपन सेट है, gx1। जो आपका hx2 है उसके रिलेटिव में p का कौन सा ओपन सेट है, gx2 है, क्लियर है ना। ऐसा ही थ्योरम हमने पिछले वीडियोज़ में किया है।
तो अगर आपने वो देखा होगा, आपको वो याद होगा, तो आपको ये चीज़ आसानी से याद आ जाएगी। वहाँ पे भी हम एक ओपन सेट का यूनियन करते हैं, दूसरे का इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे जो भी पी के क्या हैं, पी के ओपन सेट हैं, उनका हमने इंटरसेक्शन कर लेना है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ तक हम पहुँचे थे कि एच को हमने जो है इन सारे एच एक्स आई का यूनियन मान लिया है। अब पी जो है वो जी में बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर पी जो है वो जी एक्स आई में भी बिलोंग करेगा फॉर ईच एक्स आई। सॉरी, मैं एक स्टेप नीचे आ गई। हाँ, मुझे यहाँ पे बोलना था कि एच जो है वो यूनियन ऑफ एच एक्स आई है, और ये सारे जैसे कि एच एक्स वन के लिए जी एक्स वन है, एच एक्स टू के लिए जी एक्स टू है, एंड इस तरह से। अब ये जो सारे सेट हमारे पास बने जी एक्स वन से लेकर जी एक्स एन तक, इन सब का हमने क्या कर देना है, इंटरसेक्शन कर देना है। अब फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट है, तो वो भी क्या होगा, ओपन होगा। तो देखो एच भी एक ओपन सेट है, जी भी ओपन सेट है, एच जो है वो एच एक्स आई का यूनियन है, जी जो है वो जी एक्स आई का इंटरसेक्शन है। इतना ध्यान रखिए आप। अब जो ये जी एक्स आई है, ये सारे क्या हैं, ये पी के ओपन सेट है, ठीक है ना, पी को कंटेन करते हैं। तो ऑब्वियसली इन सब के इंटरसेक्शन में पी जाता है, पी जो है इस जी में भी जाएगा। यही कह रहा है कि पी बिलोंग्स टू जी बिकॉज पी बिलोंग्स टू जी एक्स आई फॉर ईच एक्स आई, ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखो आपके पास जी और एच कैसे हैं, ओपन सेट हैं, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों में आपस में एम्प्टी है। इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर आप इनका यूनियन लेते हो और इनका आपस में इंटरसेक्शन लेते हो, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो ये एच और ये जी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि ईच एच एक्स आई और ईच जी एक्स आई कैसे हैं, एम्प्टी, इंटरसेक्शन उनका एम्प्टी है, यानी कि डिसजॉइंट है। क्लियर है? बस यही तो हमें दिखाना था। क्या दिखाना था कि हमने जो है दो ओपन सेट ऐसे बना दिए जी और एच, जिसके अंदर इस जी के अंदर कौन जाता है, पी जाता है, और इस एच के अंदर देखिए कौन जा रहा है, ये एफ जा रहा है। इसी यूनियन को हमने एफ नाम दिया ना, तो ठीक है, यहाँ से आप ये कह सकते हो, दिस इम्प्लाइज कि ये जो एफ है ये किसके अंदर है, ये एच के अंदर है ना। यूनियन ऑफ एच आई को हमने एच कहा है। तो हमारे पास ऐसे दो ओपन सेट मिल गए जी और एच, जो आपस में डिसजॉइंट हैं, और इस जी के अंदर ये पी बिलोंग कर रहा है, और इस एच के अंदर ये एफ क्लोज सेट बिलोंग कर रहा है ना। बस इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये स्पेस बना, ये कैसा बना, T3 स्पेस बना, ठीक है ना। यहाँ से तो ये रेगुलर बन गया, ये T1 है इसलिए T3 बन गया। क्लियर है? तो एवरी कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ स्पेस इज T3। एक लास्ट है बस, कि हर मैट्रिक्स स्पेस जो है वो T3 होता है, ठीक है। हर मैट्रिक्स स्पेस T1 होता है, बस हमें क्या शो करना है कि वो रेगुलर भी है। अब रेगुलर हम एक ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करेंगे कि एक क्लोज सेट लेंगे और फिर उसको दिखाएंगे कि उसके अंदर मान लीजिए कोई पॉइंट P नहीं है तो उसके लिए दो ओपन सेट मिलेंगे, ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे। हमने एक थ्योरम पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, कि हर नेबरहुड X के लिए फॉर x बिलोंगिंग्स टू कैपिटल X, और इस x के लिए जो नेबरहुड होगा, इस नेबरहुड के लिए एक दूसरा नेबरहुड M ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसका क्लोजर जो है वो N के अंदर कंटेंट होगा। ये वाला चीज़ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए x कोई भी पॉइंट है x का, ठीक है, और ये G है वो एक तरह का ओपन सेट है जिसके अंदर ये x बिलोंग कर रहा है। अब क्योंकि आपका ये मैट्रिक्स स्पेस है, G ओपन सेट है, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एक ऐसा ओपन स्फीयर ज़रूर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, एक ऐसा ओपन स्फीयर होगा, अच्छा यहाँ पे R होना चाहिए ना, रेडियस, कि एस एक्स कॉमा आर इज सबसेट ऑफ G, ठीक है ना। ये ओपन स्फीयर जो है वो G में कंटेंट होगा। अब आपको मालूम है कि अगर मैं इसी ओपन स्फीयर का आधा वाला रेडियस लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एस एक्स आर बाई 2, और ये किसके अंदर कंटेंट होगा, इसके अंदर कंटेंट होगा, तो अल्टीमेटली G के अंदर कंटेंट होगा। क्लियर है ना। और जो क्लोज पेयर है वही रेडियस लिया है मैंने r/2, ये जो क्लोज पेयर है ये भी इसके अंदर कंटेंट होगा, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि जो क्लोज पेयर है आपका x r/2, ये भी किसके अंदर कंटेंट होगा, s x, r, ठीक है ना, क्योंकि आपने रेडियस आधा कर दिया तो ये वाला क्लोज पेयर इसके अंदर कंटेंट होगा, और अल्टीमेटली ये G के अंदर कंटेंट होगा। क्लियर है ना। दस टू ईच नेबरहुड G ऑफ X हमारे पास क्या मिल गया है,
एक ऐसा नेबरहुड मिल गया, क्योंकि ये भी क्या है, x का नेबरहुड है और इसका क्लोजर ये खुद ही होने वाला है ना, सच दैट कि s क्लोजर x कॉमा r/2 इज कंटेन्ड इन G। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी NH2 है, किसका, x का। तो अगर आप कोई भी G लेते हो तो ये ऐसा ओपन स्पीयर मिलेगा, उसका आपने बस आधा रेडियस ले लेना है। तो ये जो क्लोजर होगा ये भी क्या है, ये जो एस एक्स कॉमा r/2 है ये भी एक ओपन नेबरहुड है x के लिए, तो इसका क्लोजर जो है वो इस G के अंदर कंटेंड है। ठीक है ना, तो ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे होल्ड हो जाएगी। इसीलिए आपका जो xt है वो कैसा हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, और t1 तो वो ऑलरेडी है, मतलब अल्टीमेटली t3 भी हो जाएगा। तो इसीलिए आपका हर मैट्रिक स्पेस क्या होता है, t3 होता है। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर है T3 और रेगुलर स्पेस के ऊपर, ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है।